आज हम स्टडी करेंगे ऑर्डर 26 कमीशन फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड कमीशन फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन परफॉर्मेंस ऑफ मिनिस्टीरियल एक्ट एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब कमीशन फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, अब मैं आपको ना एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। ठीक है, अब कोर्ट के सामने क्या होता है, अब पार्टीज आती हैं तो वहाँ पर ना मार्केट वैल्यू का समझ नहीं आ रहा होता कि प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू कितनी है। एक पार्टी कह रही होती है कि भाई उसकी जो मार्केट वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो 15 लाख है, दूसरी पार्टी कहती है 20 लाख रुपए है। अब कोर्ट को ही समझ नहीं आता भाई मार्केट वैल्यू, रियल मार्केट वैल्यू कितनी है उस प्रॉपर्टी की। अब इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट क्रिएट हो गया तो क्या करेगी पार्टियां पर, कोर्ट कहती है आप ऐसा करो, आप एक एप्लीकेशन लगा दो लोकल कमीशन की। तो पार्टी वहाँ पर ना एक लोकल कमीशन की एप्लीकेशन लगा देती है कि हमें अपॉइंट करना है लोकल कमिश्नर। ठीक है, तो वो जो एप्लीकेशन जब लगाई जाती है कोर्ट अलाउ कर देता है और उसको ये कहता है जाके मुझे बता कि उस एरिया की जो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू रियल कितनी है। वो आता है, वो जाता है, अपनी रिपोर्ट बनाता है, लोगों से बातचीत करता है, रिपोर्ट बनाता है, रिपोर्ट बना के सबमिट कर देता है। इसलिए कहा जाता है, रिपोर्ट बना देता है कि उसकी जो रियल मार्केट वैल्यू है वो 25 लाख है या इतनी है। ठीक है, इसलिए ना कमीशन फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन अपॉइंट किया जाता है। अब मान लीजिए अब इसमें डैमेजेस बोले गए हैं, अब कितने डैमेजेस हो रहे हैं उस प्रॉपर्टी में। अब कोर्ट को तो नहीं रियल पता, एक पार्टी कहेगी कि जी कुछ हुआ ही नहीं है, दूसरी पार्टी कहेगी बहुत कुछ डैमेज हुआ है। तो इन चीज़ों के लिए अपॉइंट किया जाता है लोकल कमीशन, जाके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कितना नेट प्रॉफिट है, कितना मैंसरिया अमाउंट ऑफ एनी मैंसरिया प्रॉफिट है। तो इन सब के लिए अपॉइंट क्या करेगा, लोकल कमीशन को अपॉइंट किया जाता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करके आए और मुझे सारी की सारी रिपोर्ट दे। अब प्रोसीजर फॉर कमीशन में क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, अब कोर्ट क्या होता है इशू कर देती है लोकल कमीशन। अब उसके अंदर भेज दिया था लोकल कमीशन को, तो लोकल कमीशन का काम क्या है, लोकल इन्वेस्टिगेशन करना, लोगों से पूछताछ करना, उसके जितने भी है जो वो पूछताछ कर रहा है उनको राइट कर लेना एज अ एविडेंसेस। ठीक है, फिर अपनी रिपोर्ट बनाना, उस रिपोर्ट पे अपने साइन करना, जो उसको समझ आ रहा है उसके ऊपर रिपोर्ट बनाएगा, उसके ऊपर रिपोर्ट बना के साइन करके फिर वो क्या करेगा, सबमिट कर देगा टू दी कोर्ट में। सेकंड पॉइंट क्या बताता है, रिपोर्ट एंड डिपोजिशन टू द एविडेंसेस इन सूट। इसके अंदर क्या मतलब है कि कमीशन में भी एग्जामिनेट इन पर्सन। इसमें कहा जाता है कि जो कोर्ट है वो क्या करती है, कमिश्नर को एज अ विटनेस बना के उसे एग्जामिनेट कर सकती है, उससे पूछ सकती है क्या आपने वहाँ पर देखा, आप क्या रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पुट कर सकती है। वैसे ही अब कोई पार्टी है, दोनों पार्टीज़ में से कोई भी एप्लीकेशन लगा सकता है कि नहीं मेरे को ना जो लोकल कमिश्नर है ना मैंने उससे क्वेश्चंस पुट करने हैं उस रिपोर्ट से रिलेटेड, तो वो भी पूछ सकती है। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई कि डिससेटिस्फाई हैं कि वो जो इंक्वायरी करके आया है वो मेरे को इतनी सफिशिएंट नहीं लगी, तो क्या कर सकती है, उसको दोबारा से भेज सकती है कि जाओ दोबारा फर्दर इंक्वायरी कर आओ। तो कोर्ट, अब हम स्टडी करेंगे कमीशन फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन परफॉर्मेंस ऑफ मिनिस्ट्रियल एक्ट एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या कहा जाता है 10A में, कमीशन फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। इसके अंदर यही बोला जाता है, मान लीजिए कोई ना सूट है, अब सूट चल रहा था, अब उसमें ना साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड कोई डिस्ट्रीब्यूट क्रिएट हो जाता है। अब कोर्ट के पास इतना कन्वीनियंट टाइम नहीं होता कि वो जाए और उसके ऊपर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के ऊपर वो खुद कंडक्ट कर सके। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करती है, कोर्ट इशू कर सकती है कमीशन को कि जाओ आप इंक्वायरी करके आओ और उसकी जो रिपोर्ट है वो मुझे सबमिट कर देना। वैसे ही 10B के अंदर बोला गया है कमीशन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ मिनिस्ट्रियल एक्ट को कि अगर मान लीजिए अगर कोर्ट के पास ऐसे ही कोई क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इनसे रिलेटेड, तो कोर्ट क्या करती है इसमें भी कोर्ट के पास इतना कन्वीनियंट नहीं होती कि वो परफॉर्म कर सके इस एक्ट को। तो कोर्ट क्या करेगी, उसे कहेगी ऐसा करो, आप जाओ, इशू कर देगी कमीशन, आप जाओ आप परफॉर्म करके आओ इस एक्ट को और उसकी जो रिपोर्ट है वो मुझे सबमिट कर देना।
अब कमीशन फॉर सेल ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी, अब क्या होता है, अब मान लीजिए कोई सूट चल रहा है, सूट जब से चल रहा है ना कोर्ट के पास ना, वो जो प्रॉपर्टी है कोर्ट की कस्टडी में है, मूवेबल प्रॉपर्टी कस्टडी में है, और कोर्ट को अब डिटरमाइन करना है, सूट को ख़त्म करना है कि भाई हाँ भाई क्या है रिलेटेड उससे, या कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई विच कैन नॉट कन्वीनियंट टू परसीव, कि मैं उस प्रॉपर्टी को रख नहीं सकता। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ऐसी है, मान लीजिए कार है कि वैल्यू चली जाएगी, अगर वो 4 साल चलेगा तो उसकी वैल्यू तो मान लो 3, 4, 5, 6 लाख घट जाएगी, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ है मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो कोर्ट इसके अंदर ऑर्डर कर सकती है सेल कर दी जाए उस मूवेबल प्रॉपर्टी को, ठीक है। उसका रीज़न भी लिख लेती है कि इस अगर प्रॉपर्टी को रखा गया तो इसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इशू किया जाता है कमीशन, और उसको बोला जाता है जाके इसकी कंडक्ट करके आओ सेल, और उसकी जो रिपोर्ट है वो मुझे सेंड कर दी जाए, ठीक है। कहता है जो सेकंड पार्ट है वो ये बताता है कि प्रोसीजर ऑफ कमीशन, जो हमने प्रोसीजर रूल 10 में पढ़ा है, रूल 9 में हमने कैसे पढ़ा है कि कैसे लोकल कमीशन अपॉइंट किया जा रहा है लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। और कहते हैं जो थर्ड है वो हमें क्या समझाता है, समझा रहा है कि जो भी सेल जो की जाती है ना, है वो कैसे, किस प्रोसीजर प्रिस्क्राइब जो बताया गया है ना, वो किस तरीके से की जाएगी। जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज में बताया गया है ना, कैसे मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल करनी है, उसका जो प्रोसीजर है वो एग्जीक्यूशन में बताया गया है, उस तरीके से वो सेल कंडक्ट की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।